चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो आपके बुक में जो एसेट क्लासेस डिस्कस किए गए हैं वो है रियल एस्टेट, कमोडिटीज, फिक्स इनकम एंड इक्विटी। अब हम एक एक एसेट क्लास को थोड़ा सा डीप में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट से। तो रियल एस्टेट के जो टाइप्स है वो है रेसिडेंशियल, कमर्शियल, लैंड। इस तरीके के रियल एस्टेट के एसेट होते हैं। अब उसके एक एक एसेट की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो रियल एस्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेजरली है कि वहाँ पे लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपका रेसिडेंशियल, आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे है, आपकी लैंड किस लोकेशन पे है, उसके अकॉर्डिंग आपके रियल एस्टेट के एसेट की जो है प्राइस डिफाइन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोई घर आपका घर किसी मालाबार हिल्स जैसी लोकेशन पे है मुंबई में, जो कि प्राइम लोकेशन है, तो आपके घर की जो प्राइस होगी वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी का अगर किसी का घर ठाणे जैसे लोकेशन में है। तो लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के एसेट में इन्वेस्टमेंट करते समय। सेकंड है कि इसमें लिक्विडिटी भी कम होती है कि कभी किसी को रियल एस्टेट का एसेट बेचना है तो उस टाइम पे इमीडिएट आपको बायर नहीं मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो एसेट है वो इलिक्विड है, उसके लिए लिक्विडिटी उसमें कम है। थर्ड है, इसमें दो तरीके की इनकम हो सकती है। एक तो किसी, फॉर एग्जांपल हमने कोई रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए किसी फ्लैट या किसी कोई फ्लैट खरीदा और वो फ्लैट हमने लीज पे या रेंट पे चढ़ा दिया। तो दो तरीके से हमारी इनकम होगी। वो एक है कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा है रेंटल इनकम। तो रेंटल कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे कि जैसे जैसे फ्लैट की प्राइस बढ़ेगी तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा और वो रेंट पे जो आपने चढ़ाया है तो उसका रेंटल इनकम आ जाएगा। उसके बाद है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब भी आप फ्लैट, लैंड या किसी भी कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या बाय करते हैं उसी को, तो उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जो है, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, टाइम ड्यूटी, इसके कारण उसके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल अदर एसेट्स। उसके बाद ये रियल एस्टेट को मेंटेनेंस रखना पड़ता है और इसके ऊपर हाई टैक्सेस होने के कारण इसके जो ओवरऑल रिटर्न्स है इन्वेस्टमेंट के वो कंपैरेटिवली अदर एसेट के कंपैरिजन में कम है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कमोडिटीज की। तो कमोडिटीज में कौन कौन से आते हैं? गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके की कमोडिटीज को प्रीशियस मेटल्स कहते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और इस टाइप के मेटल्स को बेस मेटल्स कहते हैं, बेस मेटल्स कमोडिटीज। गोल्ड और सिल्वर जो है पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लोग इसमें, इंडिया में गोल्ड के प्रति एक अलग ही अफेक्शन है। हम सबसे ज़्यादा वन ऑफ द गोल्ड इम्पोर्टर्स कंट्री है। और गोल्ड जो इम्पोर्ट करते हैं वो सारा मोस्टली हम कंज्यूम करते हैं ज्वेलरी के फॉर्म में। ठीक है। और ओवरऑल कमोडिटीज के जो प्राइजेस है वो लिंक होते हैं ग्लोबल प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। और ग्लोबल जो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग लिंक होते हैं उसके कारण उसका जो उसको इम्पैक्ट आने वाला है वो एक्सचेंज रेट भी कहीं ना कहीं उस पर ऊपर अफेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद उसमें कोई करंट इनकम नहीं है, ओनली कैपिटल एप्रिसिएशन। गोल्ड से कोई करंट इनकम, ज्वेलरी जो पहनी है उससे कोई करंट इनकम जैसे रियल एस्टेट में आ रही थी उससे कोई नहीं आने वाली। उससे सिर्फ हमें आएगा कैपिटल एप्रिसिएशन जो हमने गोल्ड हमने प्रिजर्व करके रखा है। फिर क्या है कि प्योरिटी एंड क्वालिटी आर डिफिकल्ट टू एसेस। गोल्ड कितना प्योर है, कभी कभी गलत माल भी बेचा जाता है तो इसमें ले ये उसमें दिक्कत है। स्टोरेज इश्यूज रहते हैं, थेफ्ट के इश्यूज रहते हैं, तो इसके कारण इसमें स्टोरेज के इश्यूज है। और क्रूड ऑयल जैसे अगर कम्युनिटी है तो कोई रिटेल वाला आदमी कोई स्टोर नहीं कर पाएगा। फिर हम देखेंगे फिक्स इनकम्स या उसे बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये कौन इशू करता है? कंपनीज इशू कर सकती है, गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं, बैंक्स इशू कर सकते हैं, म्यूनसिपल पार्टीज इशू, सॉरी, म्यूनसिपल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इशू कर सकते हैं। तो अलग अलग एंटिटीज ये फिक्स इनकम के बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। उसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या है? एक तो रेगुलर इनकम इंटरेस्ट दे देता है, जैसे कि इन फॉर्म ऑफ कूपन्स, जिसे कहते हैं ना, फिक्स इनकम का कोई भी बॉन्ड हमने खरीद लिया तो वो पेमेंट कैसे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ कूपन्स। तो कूपन सेमी एनुअल भी हो सकता है और एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। ये बॉन्ड्स के कोई कॉवेनेंट्स आते हैं, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, तो उसमें वो डिटेल्स उसकी लिखी होती है। राइट हैंड साइड में आप अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बॉन्ड है। तो उस बॉन्ड के नीचे कुछ आप टिकट्स दिखेंगे, आपको पोस्ट ऑफिस के जो टिकट्स होते हैं ना उसी टाइप के टिकट्स दिखेंगे। तो एक्चुअली ये टिकट्स नहीं है, ये है कूपन्स। तो जैसे जैसे हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे अगर इंटरेस्ट कंप्लीट होता है तो ये कूपन फाड़ के पर्टिकुलर जो इश्यूअर है उसको देना है और उससे कुछ इंटरेस्ट आपको मिलेगा।
ठीक है। तो इसलिए पुराने जमाने में ये इस तरीके से कूपन होते, तो इसको इंटरेस्ट को उन्होंने कूपन नाम दिया था। तो अभी के जमाने में सारा इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। जनरली ये सेफ बट नॉट रिस्क फ्री। सेफ तो होते हैं लेकिन रिस्क फ्री नहीं होते। नो, अगर हमने मैच्योरिटी तक कोई भी बॉन्ड हेल्ड करके रखा है तो उसमें कोई कैपिटल गेन नहीं होता। तो बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड बाय इश्यूअर टाइप्स ऑन मैच्योर टाइप्स और मैच्योरिटी। बॉन्ड का जो क्लासिफिकेशन है, ये इश्यूअर के टाइप से भी हो सकता है और मैच्योरिटी के टाइप से भी। मैच्योरिटी में तीन है, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये भी देखिए, लास्ट में हमने जैसे यूएस का बॉन्ड देखा है, यहाँ पे ये है इंडिया का 1963 का बॉन्ड है। यहाँ पे आप देखोगे तो 1963 का बॉन्ड है ये इंडिया का। तो ये पहले इस टाइप के बॉन्ड्स होते थे। अब हम बात करते हैं इक्विटी। तो इक्विटी क्या है? इक्विटी का मतलब है ओनरशिप इन कंपनी। कोई भी कंपनी में अगर हम ओनर हैं तो हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। जनरली ये रिस्क कैपिटल है क्योंकि बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि इसने इन्फ्लेशन को बीट किया है विथ हाई रिटर्न्स। ये क्या करता है? कैपिटल एप्रिसिएशन तो देता ही है, साथ साथ में आपको कभी कभी डिविडेंड्स भी देता है। लेकिन ये फिक्स नहीं होता कभी कभी कि डिविडेंड्स कितना पे करेगा। ठीक है। हाईली वोलाटाइल होता है शॉर्ट टर्म में, और बट लॉन्ग टर्म में उसके फंडामेंटल्स ड्राइव करते हैं। यहाँ पे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक पुराना शेयर के सर्टिफिकेट होते थे, ये मैंने आपको एक दिखाने के लिए, लेकिन अभी सब इलेक्ट्रिक फॉर्म में हुआ है, लेकिन पुराने जमाने में इस तरीके से फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अक्रॉस एसेट क्लासेस। अगर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इक्विटी एंड बॉन्ड्स जो है वो फाइनेंशियल फॉर्म भी होते हैं इन्वेस्टमेंट। हाउएवर रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज फिजिकल या फाइनेंशियल फॉर्म, वो दोनों हो सकते हैं। रियल एस्टेट में हम घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रीट्स, इनविट्स, इस टाइप के जो आजकल के जो इन्वेस्ट आए हैं उसमें हम फाइनेंशियल फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमोडिटी में गोल्ड फिजिकल भी हम बाय कर सकते हैं, या फिर गोल्ड ईटीएफ में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जो कि फाइनेंशियल है, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आरबीआई इशू करता है उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है यूसेज एंड पर्पज। रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर सकते हैं और कंजम्पशन के लिए भी। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि गोल्ड जो है, गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम बाय कर सकते हैं, या फिर कंज्यूम करने के लिए भी। इक्विटी एंड बॉन्ड जो है ना, लेकिन वो उसमें हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए हम बाय करते हैं। उसके बाद हम कैश फ्लो जनरेशन देखते हैं। इक्विटी में क्या है? पीरियोडिक कैश फ्लो जनरेट होता है थ्रू द डिविडेंड्स। बॉन्ड्स में क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमने कूपन ऊपर डिस्कस किया। रियल एस्टेट में रेंट है। कमोडिटीज में कोई इंटरमीडिएट कैश फ्लो नहीं होता। तो इक्विटी, बॉन्ड और रियल एस्टेट में इंटरमीडिएट कैश फ्लो जनरेशन होता है। ओनरशिप वर्सेस लेंडिंग। इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज में हम ओनर होते हैं, लेकिन बॉन्ड्स में क्या है? हम लेंडर्स हैं। इक्विटी क्या है कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के हम शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डर नाम ही इसी वजह से आया कि प्रॉफिट एंड लॉस हम शेयर करते हैं, तो इसके वो नाम आया है शेयर होल्डर। रियल एस्टेट में क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल एसेट के हम ओनर हैं। कमोडिटी में क्या है कि कोई हमारे पास ज्वेलरी है वो हमारी है, तो इसलिए हम उसके ओनर है। लेकिन बॉन्ड्स में क्या है कि बॉन्ड्स में हमने किसी कंपनी को लोन दिया है, इसलिए हम बॉन्ड्स के लेंडर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न्स अनसर्टेनिटी। तो इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज में अनसर्टेन है रिटर्न्स, क्योंकि मार्केट के कारण चीजें ऊपर नीचे होती है। लेकिन बॉन्ड्स में मोर प्रिडिक्टेबल है अगर हमने हेल्ड टू मैच्योरिटी रखा तो। ठीक है, उसमें रिटर्न्स फिक्स है, कूपन फिक्स है, फेस वैल्यू फिक्स है, सारी चीजें फिक्स होती है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल एसेट एक्सपोजर के बारे में। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में कर सकते हैं, फॉरेन कंपनीज में कर सकते हैं। बॉन्ड्स में भी फॉरेन कंट्रीज के बॉन्ड्स हम ले सकते हैं, फॉरेन कंपनीज के बॉन्ड्स हम ले सकते हैं। रियल एस्टेट में बाहर भी हम प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही रिस्क रहेगा, वो है करेंसी रिस्क। करेंसी जैसे फ्लक्चुएशन होगी, आपके रिटर्न भी वैसे फ्लक्चुएट होंगे। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट एसेट क्लासेस। अभी हमने एसेट क्लासेस और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब हम बात करेंगे एक एक एसेट क्लासेस को लेके उसके अंदर कौन से सब कैटेगरीज है। तो जैसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इक्विटीज का। तो इक्विटीज में क्या है? ब्लू चिप कंपनीज, मिड साइज कंपनीज, स्मॉल साइज कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, फॉरेन स्टॉक, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड इंडेक्स फंड्स। ठीक है। अभी ब्लू चिप, मिड साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनीज के कुछ डेफिनेशन है। तो अगर हम यहाँ पे एम्फी की वेबसाइट पे चले गए, ठीक है, ये एम्फी की वेबसाइट है।
एमफी की वेबसाइट में अगर हम रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन की सेक्शन में चले गए, यहाँ पे हम फिर अब चले गए अदर डेटा में। अदर डेटा के बाद में यहाँ पे एक सेक्शन है कैटेगरी ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया 2024 और जनवरी टू जून, यहाँ पे एक्सेल पे। तो ये वाली एक्सेल हमने डाउनलोड की, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये जब ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे ना कुछ कलर कोडिंग किया है एम्फी ने, ऑल WFF, ये तो फ्रीज कर दिया हमने। तो ये कुछ और ये येलो कलर है ना, तो ये टॉप 100 कंपनीज है। देखोगे आप यहाँ से कलर चेंज हो रहा है, 101 से कलर चेंज हो रहा है। जस्ट सेकंड में आपके लिए जूम करता हूँ। कंपनी के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, हमें सिर्फ नंबर इंपॉर्टेंट है। या अगर आप नंबर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कलर चेंज हो रहे हैं। तो टॉप 100 कंपनीज जो है, जो स्टार्ट हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, और ये बॉश पे हो रही है। तो यहाँ पे देखोगे ना आप, तो BSC, ये देखोगे कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो BSC का लास्ट 6 मंथ का एवरेज टोटल मार्केट कैप प्लस NSE का लास्ट 6 मंथ का एवरेज टोटल मार्केट कैप, और दोनों का एवरेज यहाँ पे निकाला है। यहाँ पे आप देखोगे तीनों का, अभी ये तो बंद हुआ मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, तो तीनों का एवरेज निकाल के ये उसका एक एवरेज मार्केट कैप फॉर लास्ट 6 मंथ का हुआ। तो उसके बेसिस पे डिफाइन हो गए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, तो व्हाट आर द लार्ज कैप कंपनीज। तो टॉप 100 कंपनीज को कहा गया है लार्ज कैप कंपनीज। उसके बाद जिसके ब्लू चिप, जो हमने अभी भी डिस्कस किया वहां पे ब्लू चिप, तो ब्लू चिप उनका नाम ही ब्लू चिप इसलिए पड़ा है क्योंकि कसिनो में हाई वैल्यूड वाली जो चिप्स होती है तो उसको ब्लू चिप्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसके कारण ये ब्लू चिप नाम आया है। अगर हम उसके बाद हम देखेंगे 101 से 250 तक, देखोगे ये कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप, ग्रीन टाइप हुआ है। तो 101 से 250 तक हम अगर चले गए वहां पे, तो ये जो है ये हुआ मिड कैप, ब्लू स्टार तक दिखा आपको यहाँ पे। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये यहाँ तक हुआ मिड कैप। तो 101 टू 250 हुए मिड कैप, और उसके नीचे के सारे जितनी भी कंपनीज है वो ही स्मॉल कैप। तो उसी टाइप का जो यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है, ब्लू चिप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल साइज कंपनीज, तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड वालों के लिए ये डेफिनेशन हो सकती है। तो कोई अगर बोलता है लार्ज कैप फंड है, SBI ब्लू चिप फंड है, तो इसका मतलब वो टोटल 100 कंपनी जो डिफाइन हुई है उसमें ही इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरी। अब हम बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज। अभी अनलिस्टेड कंपनी मतलब क्या है, जो स्टॉक मार्केट पे एक्सचेंज लिस्टेड नहीं है। तो दिल्ली वालों को एक एग्जांपल पता होगा कि अरुण वस्त्र भंडार, जो चांदनी चौक में है, अरुण वस्त्र भंडार। तो अरुण वस्त्र भंडार जो है, तो अरुण वस्त्र भंडार लिस्टेड कंपनी नहीं है, जो लड़कियों के साड़ी सूट के लिए फेमस है। तो लिस्टेड कंपनी नहीं, तो इस वाली कंपनीज को अनलिस्टेड कंपनीज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अगर आप वैल्यू रिसर्च, फॉरेन स्टॉक्स है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, इंडेक्स फंड्स है, तो ये सारे इक्विटी के अंडर के सब कैटेगरीज है। अब हम देखते हैं फिक्स इनकम में क्या आता है। तो फिक्स इनकम में फिक्स डिपॉजिट आते हैं विद बैंक्स। तो HDFC, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि HDFC के फिक्स डिपॉजिट के रेट्स कौन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिक्स डिपॉजिट फिक्स इनकम के अंदर आता है। एंडोनमेंट पॉलिसीज, मनी बैक पॉलिसीज, अगर आपने LIC कहीं ना कहीं घर में तो होती ही है, जो मुझे इतनी पसंद नहीं आती, लेकिन वो भी पॉलिसीज फिक्स इनकम की इसमें आती है, जो इंश्योरेंस प्लस फिक्स इनकम आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये सारी रिकरिंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो ये सारे स्कीम्स आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है, पोस्ट ऑफिस, अगर हम वेबसाइट पे चले जाते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में, तो यहाँ पे आपको सारी पोस्ट ऑफिस के बाद में बैंकिंग एंड रेमिटेंस में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में आपको सारी जो सेविंग स्कीम है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसका अभी 1 जनवरी से अभी तक का जो इंटरेस्ट रेट है पर एनुअल, वो लिया है 7.1%। सीनियर सिटीजन की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, 8.22% मिला है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, उसका भी इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 8.2% यहाँ पे दिखेगा। तो अलग अलग जो सेविंग स्कीम है आपको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे
जो कंपनी फिक्स डिपॉजिट, जैसे कंपनीज के कुछ बॉन्ड्स भी होते हैं, कंपनीज के कमर्शियल पेपर्स भी अगर 1 साल के अंदर के लिए लेके आते हैं, डिबेंचर बॉन्ड्स है, डेट म्यूचुअल फंड्स है, तो ये सारे फिक्स इनकम के अंदर आते हैं। जो म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग है ना, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है? रेसिडेंशियल किसी ने फिजिकली बाय बाय कर लिया, कमर्शियल एसेट या फिजिकल एसेट, या फिर रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड है जो रियल एस्टेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी है, जिसे रीट भी कहा जाता है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे इनविट भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी है। और उसके बाद कुछ गोल्ड की कमोडिटीज है, गोल्ड, सिल्वर, फिर है गोल्ड फंड्स, और फिर है कमोडिटी ईटीएफ्स, और उसके बाद हाइब्रिड के भी है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, मल्टी एसेट फंड्स, और अदर में रेयर कॉइन्स, आर्ट ऑब्जेक्ट एंड रेयर स्टैम्प्स, ये सारी है। एक चीज मैं अभी आपको बताना भूल गया, जो फिक्स इनकम के अंदर है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गौर आरबीआई ने एक आरडीजी आरडीजी रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, ये एक निकाला है अभी के टाइम पे, जहां पे आपको, जस्ट सेकेंड, उसके हम पोर्टल पे चले जाते हैं। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। तो ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट है, यहाँ पे लॉगिन आप कर सकते हो, और ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट के जीसेक हुए, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हुए, उसके बाद फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हुए, सॉवेरिन गोल्ड बॉन्ड हुए, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पे आप डायरेक्टली उसके इश्यूज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मिनिमम 10,000 रुपीज लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और बीच में कोई ब्रोकर, बैंक कोई भी नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है इसमें। और उसका भी कूपन आपको, या ट्रेजरी बिल में कर रहे हो तो आपको जीरो कूपन बॉन्ड है, इनिशियल डिस्काउंट पे इश्यूज होंगे और मैच्योरिटी पे आपको रिडीम हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की भी बॉन्ड्स है, तो बहुत ही पॉपुलर है, कभी कभी फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा रिटर्न यहाँ पे आपको मिल सकते हो। तो एक बार इन्वेस्टमेंट के करते समय एक बार ये भी देख लेना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप नीचे देखो जाओगे तो मार्केट रेट्स है, तो 10 ईयर वाइज इंडिकेटिव यील्ड्स यहाँ पे हमें क्लिक करेंगे हम, तो ये लेके जाता है सीसीआईएल की वेबसाइट पे, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे देखोगे ना उसका नाम है। तो यहाँ पे जो है 3 अक्टूबर के कुछ रेट्स है, 91 डे का जो रेट है 6.4739, 182 डेज का जो ट्रेजरी बिल का रेट है 6.563। तो उसी तरीके के अलग अलग एक मैच्योरिटी के जो रेट है, वो तो 10 ईयर जीसेक का जो रेट है वो है 7.1%। तो उसी तरीके के जो यील्ड्स है वो उन्होंने यहाँ पे बता दिया 3 तारीख के में जो आज के हुए हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको ना ये पोर्टल लॉगिन करके दिखाता हूँ, जस्ट फॉर द योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ, अभी मुझे इसका पासवर्ड नहीं याद आ रहा, तो अभी तक एक बार आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसका लॉगिन आईडी किस तरीके से होगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से होता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसमें लॉगिन आपके रजिस्टर कीजिए, और अपनी इसमें अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, रिस्क जो निग्लिजिबल है नेवर पर। लेकिन अगर आपको बेचना है तो आपको इंडियस ओम में जाके बेचना पड़ेगा, वो भी है। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो कभी कभी 1 साल की एफडी वगैरह के ट्रेजरी बिल से अच्छा, सॉरी फिक्स डिपॉजिट से अच्छा आपको इसमें रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।